हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एसएसटी में चैप्टर नंबर 16 चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो चैप्टर है वो आपके 4 मार्क्स का चैप्टर है और देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक अपने कट हो चुके हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में 3 टॉपिक थे, प्राइस राइज और इन्फ्लेशन और पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों तो इस बार सिलेबस में है, ये वाला जो पोर्शन है वो कट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं पुअर्टी। देखो पुअर्टी या गरीबी क्या होती है, इसकी डिफाइन करना है अपन को। तो पुअर्टी इज अ सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल फेल्स टू फुलफिल हिज मिनिमम लिविंग रिक्वायरमेंट सच एज फूड, क्लोथ, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। मतलब ऐसी कंडीशन किसी पर्सन की जिसमें वो अपनी बेसिक नीड को भी पूरा ना कर सके, उसे पुअर्टी कहते हैं। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पुअर्टी को डिफाइन करना हो तो किसी पर्सन के पास लैक ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज हो, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, पुअर्टी कहेंगे। और जो पर्सन पुअर्टी से सफर होते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, पुअर। पुअर्टी जो होती है वो दो तरीके से डिस्क्राइब की जा सकती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पुअर्टी। ठीक है, तो देखो एब्सोल्यूट पुअर्टी और रिलेटिव पुअर्टी में आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से समझे। देखो एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब होता है आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, डायरेक्ट ही देखना है कि वो पुअर है या नहीं। और रिलेटिव पुअर्टी का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्सन से या किसी पैरामीटर से आप कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर एक पर्सन जो है वो अपनी बेसिक नीड पूरी नहीं कर पा रहा, तो अपन ने किसी से कंपेयर नहीं किया इसको, किसी और पर्सन की वेल्थ से या किसी और पर्सन से कंपेयर नहीं किया, तो ये जो चीज है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगी। अब मैं कहता हूं कि एक भाई पर्टिकुलर जगह है जहां पर एवरेज इनकम है 50 और वो पर्सन जो है वो 49 रुपीज कमा रहा है। हाँ, हो सकता है वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट सारी पूरी करे, लेकिन वो एवरेज इनकम से कम कमा रहा है, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी का एग्जांपल हुआ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में अपन को किसी से कंपेयर नहीं करना है, जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसको देखना है कि भाई बेसिक नीड पूरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। और रिलेटिव पॉवर्टी में अपन एवरेज देखते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर, बाकी के लोगों से कंपेयर करके देखते हैं कि वो कंपेरेटिवली कितना कम कमा रहा है। तो जो रिलेटिव पॉवर्टी होता है, जो पर्सन रिलेटिव पुअर होगा वो जरूरी नहीं है कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकता, हो सकता है वो आराम से बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहा हो, लेकिन उसके रहने का स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं होगा। तो इसी वजह से दो टर्म्स यूज की जाती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होती है वो डेवलपिंग नेशन में या अंडर डेवलपमेंट नेशन में जो होती है यूज होती है, जबकि रिलेटिव पॉवर्टी जो होती है वो डेवलप्ड नेशन में होती है। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड नेशन जो होंगे वो ऑब्वियस थिंग है, वहां पर कोई एब्सोल्यूट पुअर तो मुश्किल से ही मिलेगा। तो वहां की जो बाकी के लोग हैं उनकी एवरेज जो इनकम होती है उससे कंपेयर करके देखा जाता है कि क्या वो एवरेज इनकम जितना अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वन बाय वन दोनों लेते हैं। पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन डज नॉट मीट अ मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। बेसिकली जो अपन ने पॉवर्टी की डेफिनेशन लिखी थी वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की ही थी। द मिनिमम और स्टैंडर्ड फंडामेंटल रिक्वायरमेंट लेवल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्री। अब अलग अलग कंट्री के जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी जगह पर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट में रोटी, कपड़ा और मकान ही हो, लेकिन किसी दूसरी कंट्री में फंडामेंटल रिक्वायरमेंट में हो सकता है इंटरनेट भी हो। तो एक कंट्री ऐसी है जिसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट मान लो फूड, क्लोथ और हैबिटेट, तीन ही चीजें हैं। और दूसरी कंट्री ऐसी है जिसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फूड, क्लोथ, हैबिटेट के साथ मान लो इंटरनेट भी हो। तो ये जो कंट्री है इसमें अगर पर्सन को फूड मिल रहा है और उसको अपना क्लोथ मिल रहा है और हैबिटेट मिल रहा है तो वो एब्सोल्यूट पुअर नहीं कहलाएगा। लेकिन यही तीनों चीजें इस दूसरी वाली कंट्री में मिल रही है और वो इंटरनेट को नहीं यूज कर पा रहा, तो वो पुअर कहलाएगा। बोले तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग अलग कंट्री की अलग अलग होती है, और ये रिक्वायरमेंट किस चीज पे डिपेंड करेगी कि उस कंट्री की नेशनल ग्रोथ क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, वहाँ के लोगों का लेवल ऑफ लाइफ क्या है, वहाँ पर इन्फ्लेशन की स्टेटस क्या है, महंगाई कितनी है। उन चीज़ों से बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट तय होती है, और क्या वो पर्सन वो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो उसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट पुअर। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर और एवरी कंट्री हैव डिफरेंट सेट ऑफ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। सो अपन ये भी कह सकते हैं कि ऑल कंट्री मेजर पुअर्टी, मेजरमेंट जो पुअर्टी होता है वो अलग अलग तरीके से होता है।
ठीक है। ये बीच में ये जो थोड़ा सा है ये पैरा, अगर आपको ऐसे पूछे कि क्या कारण है कि अलग अलग कंट्री का पुअर्टी मेजरमेंट का तरीका अलग अलग होता है, तो पहले अपन को ये लिखना है कि भाई जो पुअर्टी मेजर की जाती है वो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट पे मेजर की जाती है, और अलग अलग कंट्री के फंडामेंटल रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं जो इन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट अलग अलग, तो पुअर्टी मेजर करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। जनरली कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होता है वो कहां पर यूज किया जाता है, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। अब देखो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है। इफ अ पर्सन और हाउस होल्ड इनकम इज लोअर देन द मीडियन इनकम इन अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जो एवरेज इनकम है उससे अगर वो पर्सन कम कमा रहा है तो इसे कहेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। अब देखो इट रेफर्स टू द डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ और कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। मतलब जो सोसाइटी या जो कंट्री में डिफरेंट तरह के लोग रह रहे हैं उनके बीच में इनकम का क्या डिफरेंस है, वेल्थ में क्या डिफरेंस है, वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं रिसोर्सेज को, कितना वो खर्च रहे हैं, उसमें डिफरेंस को शो करता है रिलेटिव पॉवर्टी। जो पर्सन रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट जो है, पहले तो एक मिनट ये देखते हैं रिलेटिव पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है वो किस कंट्री में चलता है, डेवलप्ड कंट्री में। Those who fall into category of relative poverty are not necessarily deprived of all basic need। जरूरी नहीं है कि जो पर्सन रिलेटिव पॉवर्टी से सफर हो वो बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पा रहा हो सकता है कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब जो अपने एजुकेशन, क्लोथ वगैरह है वो सब तो वो पूरी कर पा रहा है, लेकिन उसके रहने का स्टैंडर्ड उस पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, और यही चीज क्या कहलाती है, रिलेटिव पॉवर्टी। तो अगर आपको रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में डिफरेंस पूछे तो पहले तो अपन एक एक तो क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरी अपन लिख सकते हैं कि किस कंट्री में जो है इसका कंसेप्ट यूज करते हैं। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री जो होती है वहां यूज किया जाता है, जबकि रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट कहाँ यूज किया जाता है, डेवलप्ड कंट्री में किया जाता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में पर्सन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, रिलेटिव पॉवर्टी के केस में वो बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी कर पाता है, बस एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाता। ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द एफर्ट्स मेड बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। ठीक है। तो इस टॉपिक में अपन को बेसिकली ये देखना है कि पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट किया गया अपनी इंडिया में, तो उसके लिए क्या क्या थे, कौन कौन पर्सन थे, वो सब करना है। तो पॉवर्टी मेजर करने का तरीका जो इंडिया में सबसे पहला मेजरमेंट जो किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, और उन्होंने जो उनका जो क्राइटेरिया था वो मिनिमम बेसिक डाइट पे था। उनका क्राइटेरिया ये था कि क्या पर्सन को एक बेसिक डाइट मिल रही है या नहीं मिल रही, उसके बेसिस पे उन्होंने सेगमेंट डिवाइड किए कि भाई ये पुअर है और ये पुअर नहीं है। लेकिन पुअर्टी मेजर करने का जो फर्स्ट क्राइटेरिया जो भी हो वो किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने फ्रीडम से पहले ही दे दिया था। बिफोर इंडिपेंडेंस नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी वो क्या करती थी, पुअर्टी को मेजर करती थी, और किसके बेसिस पर, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे क्या करती थी, मेजर करती थी। ठीक है। नेक्स्ट है अपने आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखो टोटल 6 कमिटी आई जिन्होंने अलग अलग टाइम पे क्या किया, पॉवर्टी को मेजर करने के अलग अलग तरीके दिए और मेजर किए थे। तो पहला जो था वो प्लानिंग कमीशन था 1962 में। दूसरा जो था वीएम दांडेकर और नीलकंठ रथ जो था उनका था 1971 में। फिर अलाग कमिटी जो थी उन्होंने दिया था कंसेप्ट, फिर लक्कड़वाला कमेटी, फिर सुरेश तेंदुलकर कमेटी, और फिर सी रंगराजन। तो टोटल 6 कमेटी जो है इंडिपेंडेंस के बाद में बनी है, किसको एस्टिमेट करने के लिए या मेजर करने के लिए, पॉवर्टी को। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो था वो था प्लानिंग कमीशन 1962। उन्होंने जो पॉवर्टी जो थी वो फर्स्ट थे अपने इंडिपेंडेंस के बाद में जिन्होंने पॉवर्टी को डिफाइन किया और पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया। उन्होंने कहा कि जो पॉवर्टी जो है वो नेशनल मिनिमम एक्सपेंडिचर पर मेजर की जाएगी, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन मिनिमम इतना तो खर्च करना ही चाहिए। क्या उस खर्च से वो कम खर्च कर रहा है तो पुअर है, उससे ज्यादा खर्च करने को उसके पास अवेलेबल है तो वो पुअर नहीं है, और वो उस टाइम के हिसाब से 20 to 25 रुपीज था। नेक्स्ट है अपने वीएम दांडेकर और नीलकंठ रथ का।
इन्होंने जो था वो फर्स्ट सिस्टमेटिक क्राइटेरिया दिया था पुअर्टी मेजर करने का, और इनका जो क्राइटेरिया था वो किस पे बेस्ड था, कैलोरी बेस्ड पुअर्टी लाइन था। इन्होंने कहा कि अगर एक पर्सन जो है 2250 कैलोरी पर पर्सन पर डे उसको मिल रही है तो वो पुअर नहीं है, अगर उससे कम कैलोरी मिल रही है तो वो क्या होगा, पुअर होगा। तो इनका जो कंसेप्ट था वो किसके ऊपर बेस्ड था, कैलोरी के ऊपर बेस्ड था। फिर नेक्स्ट आया अलाग कमिटी। अलाग कमिटी जो थी उनका भी जो पुअर्टी लाइन का कंसेप्ट था वो कैलोरी और कंजप्शन बेस्ड ही था। बस फर्क इतना था कि जो दांडेकर कमिटी थी या दांडेकर ने जो कंसेप्ट दिया था वो रूरल और अर्बन दोनों एरिया के लिए सेम कैलोरी कंजप्शन पे था, जबकि अलाग कमिटी ने यह अलग अलग किया। उन्होंने कहा रूरल एरिया में 2400 कैलोरी और अर्बन एरिया में कितनी होनी चाहिए, 2100 कैलोरी होनी चाहिए। अगर एक पर्सन को इससे कम कैलोरी कंजप्शन मिलता है तो वो पुअर समझा जाएगा। अलाग कमिटी को जो है अपन वर्किंग ग्रुप ऑन इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो ग्रुप बनाए थे वो किसके ऊपर बनाए थे कि कंजप्शन कितना है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्होंने किसके बेसिस पे बेस थी, इनकी कंजप्शन या कैलोरी बेस थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि प्लानिंग कमीशन जो था उन्होंने बाद में टास्क फोर्स एस्टेब्लिश की, और उसके बाद वो टास्क फोर्स जो है अलग अलग चेयरमैनशिप के अंडर में अलग अलग टाइम पे क्या किए, पुअर्टी को एस्टिमेट करने के तरीके दिए। तो 3 चेयरमैन रहे, लक्कड़वाला, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन। तो सबसे पहले देखते हैं लक्कड़वाला। तो लक्कड़वाला का जो कंसेप्ट था, उन्होंने जो ग्रुप बनाए थे वो कैलोरी के ऊपर ही बेस्ड थे, जैसा कि अलाग कमेटी ने कहा, उन्होंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। तो फॉर्म पुअर्टी लाइन बास्केट। पुअर्टी लाइन बास्केट के भाई इस ये चीज़ें मिलनी चाहिए। उस बास्केट जो थी वो किस पे बेस्ड थी, फूड या कैलोरी या कंजप्शन पे बेस्ड थी। लेकिन बाद में सुरेश तेंदुलकर जो था उन्होंने जो कमिटी एस्टेब्लिश की थी वो जो थी, उन्होंने कहा कि जो ये पोवर्टी लाइन बास्केट जो होती है वो सिर्फ कैलोरी पे नहीं बेस्ड होनी चाहिए, नॉन फूड चीज़ों पे भी बेस्ड होनी चाहिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह। देखो लक्कड़वाला की ये थॉट थी कि एजुकेशन वगैरह, हेल्थ वगैरह ये तो किसी स्टेट या किसी पर्टिकुलर रीजन की अथॉरिटी जो गवर्नमेंट होगी वो प्रोवाइड करवाएगी, तो ये पर्सन के लिए खुद पे डिपेंड नहीं करना। लेकिन सुरेश तेंदुलकर ने कहा कि ये चीज़ भी आपको शामिल करनी चाहिए। क्या एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कैलोरी कंज्यूम कर पा रहा है, साथ में क्या उसे मिनिमम एजुकेशन, हेल्थ वगैरह ये सब मिल रही है या नहीं मिल रही। तो जिनको ये तीनों चीज़ें मिले वो तो क्या कहलाएगा, पुअर नहीं कहलाएगा, और इन तीनों में से किसी में भी कमी हो तो वो पुअर कहलाएगा। ठीक है, तो इन्होंने नॉन फूड आइटम जो कि एजुकेशन और हेल्थ थी इसको भी इंक्लूड किया। उन्होंने एक एक्सपेंडिचर भी एस्टिमेट किया कि भाई अर्बन लोगों को कम से कम 1000 रुपीज और रूरल लोगों को कम से कम 816 रुपीज पर मंथ उस समय मिलने चाहिए। अगर इतना मिलता है तो वो अपनी बेसिक कैलोरी कंज्यूम भी कर सकता है और एजुकेशन और हेल्थ पे भी क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। और उनके हिसाब से जो जिनके पास में इन अमाउंट से कम अमाउंट था वो क्या थे, पुअर थे। ठीक है, तो सुरेश तेंदुलकर के हिसाब से उस समय जब एस्टिमेट किया गया था तो 21.92% लोग इंडिया में क्या थे, पुअर थे। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि सुरेश तेंदुलकर के हिसाब से कितने परसेंटेज लोग जो पुअर की कैटेगरी में थे। इसके बाद सी रंगराजन का जो आया कंसेप्ट, उन्होंने भी क्या दिया था, सेम का सेम कंसेप्ट दिया था, और उन्होंने जो थी वो थोड़े चेंजेस के साथ में अमाउंट में भी चेंजेस किए, और उन्होंने कहा कि 1407 रुपीज़ तो होने चाहिए अर्बन पीपल के लिए और 972 पर मंथ होने चाहिए रूरल के लिए। ऑब्वियसली इनके टाइम के साथ में जो इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, उसके साथ इन्होंने थोड़ा बहुत और चेंज किए, और इनके अकॉर्डिंग 29.5% पीपल जो थे वो इंडिया में क्या थे, पुअर थे। इसका मतलब पुअर्टी बढ़ी। अब सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन की जो दोनों का जो क्राइटेरिया था वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेस्ड था। ठीक है, वो सिर्फ कंजप्शन पे नहीं था, उन्होंने खर्च पे भी फोकस किया, और वो खर्च किसके लिए था, एजुकेशन और हेल्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद में मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स आया। इट वॉज रिलीज इन 2010 बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड पुअर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इन्होंने 3 डायमेंशन यूज की, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, और 10 इंडिकेटर यूज किए जिससे पुअर्टी इंडेक्स बनाया।
पुअर्टी इज ऑल्सो सर्वे बाई, और पुअर्टी का जो सर्वे किया जाता है वो कौन करता है, तो वो करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको इसके बारे में अलग से क्वेश्चन पूछे तो आप ये लिखना, पहले तो इसकी फुल फॉर्म NSSO की, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और ये सर्वे कंडक्ट करवाती है एस्टिमेट करने के लिए क्या, अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर्टी, दोनों के जो सर्वे है वो NSSO ही क्या कराती है, कंडक्ट करवाती है। ठीक है, यहां तक आपको इस क्वेश्चन के आंसर में एक्सप्लेन करना है, और ये एक छोटा सा क्वेश्चन अलग से हो गया NSSO के बारे में, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रिकॉल पीरियड। देखो रिकॉल पीरियड ये है कि आप कितने टाइम पीरियड के बाद में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, या कितने टाइम पीरियड का डेटा कलेक्ट करके आप डिसाइड कर रहे हो कि पुअर्टी है या नहीं है, उसे अपन क्या कहेंगे, रिकॉल पीरियड। तो दो तरह के रिकॉल पीरियड यूज किए जाते हैं, एक URP और एक MRP। URP होता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, जिसमें हमेशा ही 30 डेज का कलेक्शन कलेक्ट किया जाता है। मतलब ये देखा जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन 30 डे में क्या मतलब वो खर्च कर रहा है, और उस खर्च के बेसिस पे वो डिसाइड किया जाएगा कि वो पुअर है या नहीं है। और पुअर्टी के डेटा जो है वो 30 डेज की ड्यूरेशन में लिए जाते हैं, मतलब 30 डे का डेटा इकट्ठा करके फिर डिसाइड किया जाता है। अब हो सकता है, क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है, देखो ऐसा तो है नहीं, कोई हो सकता है अपन आम जिंदगी में किसी पर्टिकुलर दिन में बिल्कुल खर्च नहीं कर रहे, जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब वो तो नहीं हो जाएगा कि अपन पुअर है। ठीक है, तो एक सर्टेन ड्यूरेशन तो आपको देनी पड़ेगी जिसका डेटा अपन को ये बताएगा कि हाँ भाई, एस्टिमेशन बताएगा कि इतना खर्च कर रहा है या नहीं कर रहा। तो URP के केस में यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड होता है, मतलब हमेशा रिकॉल पीरियड कितने दिन का होगा, 30 दिन का। लेकिन MRP जो है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है, वो 30 डेज का भी होता है कभी कभी, और कभी कभी कितना होता है, 365 डेज का भी होता है। मतलब कभी एक मंथ का खर्च देखकर डिसाइड किया जाता है, और कभी कभी ईयरली। ठीक है, नेक्स्ट अपने टॉपिक है मेजर कॉज ऑफ पुअर्टी। ये भी आपके एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि पुअर्टी के कारण क्या है। तो पुअर्टी के जो भी कारण है उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। फिर कुछ अदर जो कारण है उनको अपन अलग पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सोशल कॉज क्या है पुअर्टी के। तो देखो समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो पुअर्टी को क्या करती है, प्रमोट करती है। जैसे अपने यहाँ जो ट्रेडिशन होता है उसमें बर्थ, मैरिज और डेथ पे बहुत सारा खर्च किया जाता है। जब शादी होती है पर्सन की, तो चाहे वो दहेज में, डोरी सिस्टम में हो, या फिर जो खाने पे हो, या फिर जो दिखावे पे जो खर्च किया जाता है, या किसी के मरने के बाद जो मृत्यु भोज किया जाता है, डेथ के बाद में जो खाना दिया जाता है, बर्थडे पे जो खाना दिया जाता है, मतलब बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स और ट्रेडिशन है जिनमें अननेसेसरली बहुत सारा पैसा जो है खर्च किया जाता है, और लोग समझते हैं ऐसा खर्च करना कंपलसरी भी है। तो अगर उनके पास पैसा हो और ये सब करे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं होने पर भी वो इधर उधर से मतलब लोन भी लेंगे, किसी से उधार लेंगे, तो भी इन चीजों पर खर्च करते हैं, और इससे वो पूरी लाइफ क्या बन जाते हैं, एक मतलब कर्जदार हो जाएंगे, उनके ऊपर एक लोन सा बन जाएगा, और उसको वो पूरी लाइफ भी चुका नहीं पाते। और ऐसे क्या कारण हो सकते हैं, जैसे किसी मतलब अपने समाज में एक है कि भाई लड़का तो होना ही चाहिए, तो डिजायर ऑफ सन के चलते हुए लोग क्या करते हैं कि अपने जो फैमिली जो है वो बहुत बड़ी कर लेते हैं, मतलब 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हो जाते हैं। अब फिर उन बच्चों के ऊपर वो प्रॉपर क्या नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे इतना खर्च नहीं कर पाएंगे। तो वो खुद भी, उनके पास रिसोर्सेज की कमी होगी, पैसों की कमी होगी, और उनकी जो जनरेशन है वो भी पुअर हो सकती है, क्योंकि उनको भी क्या नहीं मिला, प्रॉपर एजुकेशन वगैरह नहीं मिला। कास्ट सिस्टम जो होते हैं अपने सोसाइटी के, उसमें कुछ लोगों को इतना नीचे दबा दिया जाता है, उनको बिल्कुल अलग से बैकवर्ड बना दिया जाता है। उनको ना तो कोई रिसोर्सेज मिलते हैं, ना एजुकेशन मिलता है, ना रहने की जगह मिलती है, ना समाज में उनको वो दर्जा मिलता है। तो ये सारी चीजें मतलब समाज में, अपनी सोसाइटी में ऐसी कुछ चीजें होती है जो भी क्या करती है, पुअर्टी को क्या करती है, प्रमोट करती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रीजन। देखो पॉलिटिकल रीजन में क्या है, जैसे गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे क्या करती है, अपने प्लानिंग वगैरह लाती है, स्कीम वगैरह लाती है कि भाई ये जो है अपन क्या करेंगे, पुअर्टी को सॉल्व करेंगे। अब इसमें 2 फैक्ट है, एक तो गवर्नमेंट ने पहले इंडिपेंडेंस के बाद में जितना फोकस किया, 5th अपनी बुक में एक डेटा दे रखा है कि 5 ईयर प्लानिंग जो थी, 5th 5 ईयर प्लानिंग, उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट ने इतना फोकस नहीं किया कि पुअर्टी को क्या किया जाए, दूर किया जाए। उनको ऐसा लगा कि टाइम के साथ अपने आप ही दूर हो जाएगी।
और अगर गवर्नमेंट कुछ स्कीम वगैरह निकालती भी है तो वो स्कीम जो है वो पॉलिटिकल विल्स और डिफेक्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उन लोगों के पास में नहीं पहुंच पाती जिनको ज़्यादा जरूरी थी। बीच में कोई दूसरे लोग ही उसका क्या करते हैं, फायदा उठा लेते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल रीजन भी है पुअर्टी का। तीसरा जो कारण है वो है इकोनॉमिकल कारण। अब देखो, इकोनॉमिकल कॉज को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक साइकिल है जिसमें पुअर्टी ही पुअर्टी को क्या करती है, प्रमोट करती है। जैसे एक कोई पर्सन है, वो पुअर है, अगर वो पुअर है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाएगा, तो उसके आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी एजुकेशन नहीं मिला, हेल्थ नहीं मिला, तो वो भी क्या होंगे, पुअर ही होंगे। फिर वो पुअर होंगे तो उनके आगे वाली आने वाली जनरेशन भी पुअर होगी। तो पुअर्टी का एक क्या बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा। बोले तो पुअर्टी की वजह से ही पुअर्टी और बढ़ेगी। ये अपने इकोनॉमिकल कॉज है। मतलब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से पीपल जो होते हैं वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते एजुकेशन और हेल्थ पे, और इन दोनों से उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है। और इस लो क्वालिटी की वजह से पीपल को कम इनकम मिलेगी, और कम इनकम मिलेगी तो उनके आगे वाली जनरेशन भी क्या होगी, पुअर होगी, और ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से पुअर पर्सन जो है पुअर ही बना रहता है। और क्या क्या कारण है, तो देखो, एजुकेशन जो है वो अपन को हर किसी को नहीं मिल पा रहा, ये पहला कारण है। बिजनेसशिप नहीं है अपने यहाँ पर, पुअर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं। देखो, ये भी बहुत बड़ा कारण है। टाइम के साथ में एजुकेशन की जो रेट है वो तो बढ़ी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अभी भी वैसा के वैसा ही है। क्यों? क्योंकि लोग अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने एजुकेशन लिया वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास कुछ काम करने की स्किल्स नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसकी स्पिरिट भी लोगों में कम है। मतलब लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते, ज्यादातर लोग क्या है, कोई सर्विस पे लगना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। वो खुद कुछ बिजनेस वगैरह या फिर कुछ अपने ऐसे कोई नए मतलब जो रहते हैं अपने इंडस्ट्री वगैरह वो डेवलप नहीं करना चाहते। तो ऐसा नहीं करेंगे तो वो, अगर मान लो कि एक पर्सन है, कोई एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करता है, तो वो खुद तो बिजनेस सेटअप करेगा ही, अपने नीचे उसको और भी एम्प्लॉय की जरूरत होगी, तो वो और लोगों को भी क्या देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा। अब ये पर्सन जो है वो बिजनेस की जगह किसी सर्विस पे जाके लग जाता है, तो बस ये खुद को रोजगार दे सकता है बस, ज्यादा से ज्यादा। तो जो लोग है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो स्पिरिट है वो भी कम है। हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब पुअर हेल्थ, इसका एक कारण हो सकता है। कैपिटल फॉर्मेशन में लोग समझते नहीं है, मतलब पैसा इकट्ठा करके किसी एक पर्टिकुलर जगह पर उसे इन्वेस्ट करना, ये भी समझते नहीं है। लो लेवल ऑफ इनकम और प्रोडक्टिविटी। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को टाइम के साथ में उनका जो पेमेंट स्किल है वो बढ़ा है, पैसा वो थोड़ा ज़्यादा कमाने लगे, लेकिन इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया कि वो पैसा भी क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। इस वजह से भी पुअर्टी बढ़ रही है। तो ये चार कैटेगरी में अपन पुअर्टी के कारण को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग पुअर्टी। मतलब पुअर्टी को एलिमिनेट करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जो पुअर्टी के कारण है उन कारणों को समझना है, और उन कारणों को एलिमिनेट करेंगे तो अपन पुअर्टी को भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला जो कारण था कि भाई पुअर हेल्थ और एजुकेशन था, तो अगर अपन हेल्थ और एजुकेशन को अगर बढ़ाएं तो फिर क्या होगा, पुअर्टी को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि रूट कॉज जो पुअर्टी का होता है, ज्यादातर जो भी समाज में प्रॉब्लम्स है उनके ज्यादातर प्रॉब्लम की तरह पुअर्टी का भी कारण क्या है, इलिटरेसी। मतलब लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। तो अगर अपन एजुकेशन जो है उसको स्प्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, तो अपन पुअर्टी को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। हेल्थ जो है वो भी एक कारण है जिस पैरामीटर से अपन पुअर्टी को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर अपन किसी पर्सन को प्रॉपर हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं तो उसकी स्किल्स और एबिलिटी जो होती है वो बढ़ेगी, और अगर स्किल्स और एबिलिटी बढ़ेगी तो उसका जो लेबर है वो किस में कन्वर्ट होगा, ह्यूमन कैपिटल में। बोले तो वो और अच्छे ढंग से काम कर पाएगा, और अच्छे ढंग से काम कर पाएगा तो अच्छा अर्न कर पाएगा, और अच्छा अर्न कर पाएगा तो फिर वो क्या नहीं रहेगा, पुअर नहीं रहेगा। नॉट ओनली दिस इंप्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पर्सन। मतलब एक पर्सन का इकोनॉमिक स्टेटस तो इंप्रूव होता ही है, साथ ही साथ में एक कंट्री का भी इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा, इससे इंप्रूव होगा, जब अपन वहां के लोगों को प्रॉपर हेल्थ और एजुकेशन क्या कराएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे।
और प्रॉपर हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करवाने से जो लेबर जो है अपन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ की इनकम बढ़ने लगेगी और उस जो पर्टिकुलर कंट्री जो है उसकी भी इकोनॉमी क्या करेगी, बूस्ट करेगी। जापान और अमेरिका दो ऐसी जगह है जहाँ पर इकोनॉमी जो बढ़ी है उसका मेन कारण है ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल कैसे हुआ कि उन्होंने अपने लोगों को प्रॉपर हेल्थ और एजुकेशन और ट्रेनिंग देके उन्हें क्या किया, स्किल्ड लोगों में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब देखो अगर लोग अनएम्प्लॉय होंगे तो उनके पास अर्निंग का जरिया ही नहीं है तो ऑब्वियस थिंग है पुअर होंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर्टी जो होती है वो जनरली को एग्जिस्ट करती है। अगर किसी जगह पर पुअर्टी है इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाएंगे तो अपन पुअर्टी को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को पहले तो एजुकेशन जो है उसको जॉब ओरिएंटेड करना चाहिए। जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन होगी तो लोगों को क्या मिलेगा, एजुकेशन के साथ साथ 100% जो है वो कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कोई ना कोई मतलब अपने काम करने का जो है तरीका मिलेगा जिससे वो अर्न कर सकते हैं। दूसरा है लोगों को जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए मतलब बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तीसरा है कि जो लोग जो है जिनको कोई स्किल्स नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, लेबर जॉब जो होती है, मजदूरी जो होती है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए, जैसे जिससे हर लोगों को कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फिर वो क्या कर पाएंगे, अर्न कर पाएंगे, जिससे पॉवर्टी के चांसेस क्या होंगे, कम। नेक्स्ट है नीड टू कंट्रोल सोशल इविल। अभी अपन ने देखा कि बहुत सारी सोशल प्रैक्टिस ऐसी होती है जैसे मैरिज, डेथ सेरेमनी वगैरह जिसमें बहुत सारा खर्च हो जाता है और वो खर्च कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता, अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं ये, इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप अपनी शादी पे 10 लाख खर्च करो या 50 लाख, इससे आपकी जो है स्टेटस पे आपको झूठा दिखावा बहुत हो सकता है लेकिन उसका कुछ प्रोडक्टिवनेस नहीं है। यही आप अपने बिजनेस पे अगर पैसा खर्च करोगे तो वो वापस रिटर्न देगा। अगर आप उस सेविंग को कहीं नहीं बैंक में भी जमा कराएंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर का कोई सेंस नहीं बनता। तो लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। ठीक है, और पुअर लोग जो होते हैं वो इस वाले ट्रैप में फंस जाते हैं तो उनको इससे फ्री करवाएंगे तो पुअर्टी से बचा सकते हैं। मान लो एक कोई पर्सन है वो बड़े मुश्किल से अर्न कर रहा है और वो अपनी बेटी की शादी में 10 लाख खर्च कर देता है। ऑब्वियस थिंग उसके पास तो थे नहीं तो उसने कहीं से उधार लिए, अब वो उसको ही नहीं चुका पाएगा तो बाकी के रिसोर्सेज पे क्या खर्चा करेगा। अब सोचो कि ऐसी कोई अपने समाज में ऐसी कुछ होता ही नहीं सिस्टम के भाई शादी पे इतना खर्च करना जरूरी है, तो फिर कम से कम वो इस खर्च से तो बच सकता था। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल। देखो अगर किसी जगह पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस थिंग है वहां की गवर्नमेंट जो है वो अपने एसेट या जो भी चीजें हैं उसको हर लोगों के पास में एनफ अमाउंट में नहीं पहुंचा पाएगी। आप एक घर का एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक पर्सन जो है वो 30,000 कमाता है और मान लेते हैं कि एक बच्चे पे कम से कम 10,000 रुपए खर्च करने चाहिए पर मंथ, तो वो खर्च कर सकता है। अब मान लो इसी पर्सन के 6 बच्चे हैं तो इतनी तो 10, एक बच्चे के ऊपर 10,000 के हिसाब से तो इसको 60,000 तो बच्चों पे खर्च करने चाहिए, तो ना तो इसके पास इतने पैसा होगा। तो जितने ज़्यादा मेंबर होंगे पुअर्टी के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे क्योंकि वो फिर मतलब एजुकेशन हेल्थ पे भी खर्च नहीं कर पाएगा और छुटपुट खर्चों में उसकी खुद की इनकम भी चली जाएगी और वो आगे आने वाली जनरेशन को भी एजुकेशन और हेल्थ नहीं प्रोवाइड करवाएगा तो वो भी पुअर ही होंगे। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करके अपन क्या कर सकते हैं, पुअर्टी को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू टारगेट पर्सन। अभी अपन ने देखा था कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसीज तो निकालती है लेकिन ये पॉलिसीज उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाती जिनको जरूरत है, तो गवर्नमेंट को इस पे मेहनत करनी चाहिए और उन लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने चाहिए जिनको ज्यादा जरूरी है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू डिफेक्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन मेजर पोर्शन ऑफ एलोकेटेड रिसोर्सेज जो होते हैं वो उन लोगों को मिलते हैं जो नॉट सो पुअर है, मतलब जो पुअर नहीं है। अगर गवर्नमेंट मेहनत करे इस चीज पे तो ये रिसोर्सेज, ये स्कीम का बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जिनको जरूरत है। नेक्स्ट है आज तक इंडिया में पुअर्टी को हटाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं वो बताओ। ठीक है, तो देखो क्या है, 1970 तक तो मैंने आपको पहले भी बताया गवर्नमेंट ने कुछ कोई खास एफर्ट नहीं डाले। गवर्नमेंट सोचती थी जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी पुअर्टी भी अपने आप ही चली जाएगी, लेकिन बाद में लगा कि ऐसा हो नहीं रहा तो 1970 के बाद में बहुत सारे जो है प्रोग्राम और एफर्ट्स क्या किए गए, लॉन्च किए गए। सबसे मेन तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 कैटेगरी बनाई कि कौन
बीपीएल में आता है और कौन यूपीएल में आता है, मतलब कौन बिलो पुअर्टी लाइन है और कौन अपर पुअर्टी लाइन है। और जो बिलो पुअर्टी लाइन है, एक बार आप वो ग्रुप सेपरेट कर लेंगे तो फिर उनको स्कीम और रिसोर्सेज और सर्विसेज क्या करा सकते हैं, कम कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करा सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपना है अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट अपने इस चैप्टर का सेकंड हिस्सा है जो कहीं ना कहीं पुअर्टी से रिलेटेड ही है। अब पहले अपन समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो सबसे पहली चीज समझनी चाहिए, अगर एक पर्सन क्वालिफाइड है और वो काम करना भी चाहे, मतलब काम करना भी चाहता है और फिर भी उसे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटा होते हैं कौन कलेक्ट करता है, एनएसएसओ। मैंने पहले भी बोला पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के डेटा यही कंडक्ट करवाता है। जो इसका 68 सर्वे था 2011-12 में, उस सर्वे के हिसाब से इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो कितनी थी, 2.3% थी। अब अनएम्प्लॉयमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, स्किल्स नहीं होगी। लोग जो है मेंटल डिप्रेशन से क्या होंगे, मतलब उन्हें मेंटल डिप्रेशन होगा। पर्सन के पास में अगर काम नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं होगी तो वो अनसोशियल होने लगेगा, मतलब वो समाज से दूर रहने लगेगा और ये जो है पुअर्टी को प्रमोट करता है। अब जो है कुछ टर्म समझनी चाहिए और इन टर्म के साथ आप अनएम्प्लॉयमेंट को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो सबसे पहले अपन को समझना है वर्क एज पॉपुलेशन। तो देखो किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी वर्किंग पॉपुलेशन हो नहीं सकती। जो वहाँ के बच्चे हैं, जैसे 15-16 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, वो मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं, उनको एजुकेशन या दूसरी चीज़ें देनी चाहिए, अभी वो वर्किंग एज ग्रुप में नहीं है। और जिनकी उम्र 59-60 से ऊपर हो चुकी है वो भी वर्किंग एज ग्रुप से बाहर है। तो पहले तो अपन को ये देखना है कि एक पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन में कितने लोग एलिजिबल है, किसके लिए, वर्क करने के लिए, उसे कहेंगे वर्क एज पॉपुलेशन। इस वर्क एज पॉपुलेशन में से ऐसे कौन से लोग हैं जो वर्क करना चाहते हैं, मतलब वो पीपल जो एलिजिबल भी है और वर्क करना भी चाहते हैं, उनके नंबर को क्या कहते हैं, लेबर फोर्स। क्या कहते हैं, लेबर फोर्स। इनमें जो है एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों लोग होंगे। मतलब जैसे सपोज करो कि एक जगह पर 100 जने, उसमें से 80 जने जो है वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं, मतलब ऑब्वियस थिंग है बाकी के 20 जो होंगे वो बूढ़े और बच्चे होंगे। इन 80 में से मान लो 60 ऐसे लोग हैं जो वर्क करना भी चाहते हैं, ऑब्वियस थिंग है एलिजिबल तो है लेकिन वर्क करना भी चाहते हैं, इनको कहेंगे लेबर फोर्स। अब इनमें से कुछ को लेबर मिला है, बोले तो एम्प्लॉयमेंट मिला है, और कुछ को नहीं मिला है, तो इस वाले में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आते हैं। अगर इसमें से मैं एम्प्लॉयड वाले को अलग कर लूं तो उसे कहेंगे वर्क फोर्स, और जो पीछे रह जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड। पीपल ऑफ लेबर फोर्स हु एक्चुअली एम्प्लॉयड, उसे क्या कहेंगे, वर्क फोर्स। और लेबर फोर्स के वो लोग जो एलिजिबल है, काम भी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, वो क्या कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन लेबर फोर्स, मतलब कितने लोग जो हैं वो काम करना चाहते हैं और वो एलिजिबल भी है। जैसे अभी वाले एग्जांपल में मैंने बोला था कि एक जगह पर 100 लोग हैं, उसमें से 80% जो है वर्किंग एज ग्रुप के हैं और उसमें से 60% लोग जो हैं वो लेबर फोर्स का हिस्सा है, बोले तो वो एलिजिबल भी है और वर्क करना भी चाहते हैं। अब सपोज कर लेते हैं इनमें से 30 लोगों को क्या मिला है कि एम्प्लॉयमेंट मिला और 30 को नहीं मिला, तो ऊपर कितने मैं पुट करूंगा, 30 जिनको अनएम्प्लॉय पर्सन है, मतलब जिनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, और नीचे लेबर फोर्स में जो लोग थे उनको रख दूंगा और परसेंटेज निकाल दूंगा, कितना आएगा 50%, ये अनएम्प्लॉयमेंट की रेट आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरीके का होता है। तो सबसे पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे तरीके की इंडस्ट्री या इन तरीकों से जुड़े रहते हैं जिनमें उनको एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे साल के 12 मंथ नहीं मिलता। वो कुछ सर्टेन मंथ तो मतलब उन्हें एम्प्लॉयमेंट है और सर्टेन मंथ वो बेरोजगार है, उनको कुछ भी काम करने को नहीं है। और वो सर्टेन मंथ सीजनल भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कुछ लोग जो है वो खेत में जो क्रॉप जो होती है उसको हार्वेस्ट करने का काम करते हैं।
अब हर समय तो खेतों में क्रॉप तो लगी नहीं रहेगी, तो सपोज करते हैं कि 6 महीने हार्वेस्टिंग का काम चलता है, तो 6 महीने तो क्या है, उनके पास रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, और 6 महीने वो वैसे ही है। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या कहलाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट स्कूल में तो टीचर्स लोग भी जो है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से ही जूझते हैं, जो है जुलाई से लेकर करीब अप्रैल तक या मई तक उनको पेमेंट मिलती है, अगले 2-3 महीने जो है उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती, तो छुट्टियां हो जाती है, वेकेशन हो जाता है, तो 3 मंथ जो है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कंपनी या जहां पर भी लोग काम करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है, लेकिन टाइम के साथ में कंपनी या उस जगह की रिक्वायरमेंट तो चेंज हो गई, लेकिन लोगों की एबिलिटी या स्किल्स में कोई चेंजेस नहीं हुए, और अब चेंजेस नहीं हुए तो वो लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे सपोज करो एक और बार जो है मैं आपको स्कूल के एग्जांपल से समझाता हूं, कि जैसे मान लो किसी स्कूल में बहुत सारे टीचर थे जो टीचिंग करते थे, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे स्कूल को लगा कि अब हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चले जाना चाहिए। अब जो इंग्लिश मतलब स्कूल की रिक्वायरमेंट तो ये है कि उन्हें इंग्लिश पढ़ाने वाले या इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले स्टूडेंट को पढ़ाने वाले टीचर्स चाहिए, लेकिन वो सारे टीचर्स हैं उनका स्किल ऐसा है कि वो सिर्फ हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा सकते हैं। अब स्कूल ने डिसाइड किया कि हम तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम को ही पढ़ाएंगे, तो सडनली वो दूसरे टीचर रखेंगे, और जो पहले से जो टीचर थे वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो विद द चेंज इन टाइम, रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ कंपनी और इंडस्ट्री चेंजेस, सो देयर मिसमैच बिटवीन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन नीड और क्या लोगों के पास स्किल्स है, और इसकी वजह से वो जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और ये जो है ये क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। मान लो एक कोई फैक्ट्री थी और वहां पर जो है 100 वर्कर्स की जरूरत थी, सडनली आपने यहाँ पर एक मशीन लगा दी, वो 50 वर्कर्स का काम अकेले कर सकती है, तो सडनली 50 वर्कर्स, रिमेनिंग 50 वर्कर्स जो है वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। मतलब आप कोई टेक्निक यूज करने लगे जिससे टाइम तो सेव हुआ, प्रोडक्शन भी बढ़ा, लेकिन जो है लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से मतलब वो लोग जो पहले काम करते थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो मशीनरी या टेक्निक की वजह से जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट का, जो डिमांड थी कि भाई कितने लोग चाहिए थे, वो कम हो गई, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इसे क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इसे क्या कहेंगे, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखो बेसिकली ये है कि आप किसी एक जगह पर काम करते थे, इसको आप हटा देना, आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर काम करते थे और फिर आपको लगा कि नहीं मेरे को यहाँ पर नहीं काम करना, मैं किसी और जगह पर काम करूंगा, तो आप कोई दूसरी जॉब ढूंढने लगे। इन दो जॉब में मतलब जहाँ आप लास्ट बार काम करते थे, जैसे आप मान लो किसी जगह पर जून तक काम किया आपने और आप अगली जॉब ढूंढने लगे और मान लो आपको अगली जॉब सितंबर में मिली, तो इसके बीच में जो आपको जो टाइम पीरियड में आपने कुछ भी नहीं किया वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली ये एक टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि दो आपके एम्प्लॉयमेंट पीरियड के बीच का पार्ट है। मतलब जून तक आप एम्प्लॉय थे, आपके पास काम था, सितंबर से फिर आपके पास काम हो गया, इन दो काम वाले ड्यूरेशन के बीच का जो टाइम था उसको अपन क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, मान लो आप एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो इंडस्ट्री जनरली इकोनॉमिक रिसेशन और एक्सपांशन पे डिपेंड करती है। तो मान लो कि रिसेशन बढ़ा, बोले तो मंदी बढ़ी, तो जैसे जैसे रिसेशन होगा डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन भी कम चाहिएगा, तो लोग भी कम चाहिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। जैसे जैसे वापस एक्सपांशन होने लगा, डिमांड में इंक्रीमेंट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, लोग भी ज़्यादा चाहिएंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट जो होगा बढ़ जाएगा। तो कभी एम्प्लॉयमेंट नीचे कभी एम्प्लॉयमेंट ऊपर, मतलब उसकी रेट जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहेगी। तीसरा है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि देखो बेसिकली अगर कोई पर्सन है वो किसी जगह पर काम कर रहा है, लेकिन उसके काम करने या ना करने का उस पर्टिकुलर जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस पर्टिकुलर कंपनी, इंडस्ट्री या जो भी चीज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वो अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, तो उसके होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी होगा हो सकता है उसको निकाल दिया जाए, क्योंकि वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन को उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो ये लोगों को पास एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी वो कैसे अनएम्प्लॉय है, और इसको कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट।
हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में वो लोग भी आते हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन उतना नहीं है जितना उनके पास होना चाहिए, बोले तो अंडर एम्प्लॉयड है। और ये उन लोगों भी इसमें आते हैं जो वर्किंग एज ग्रुप के हैं लेकिन वर्क ही नहीं करना चाहते, तो वो भी तो अनएम्प्लॉय है, तो उसे अपन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर रखेंगे। एक आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है कौन सी इंडस्ट्री ने फेस किया है, तो किसने किया है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ने। ठीक है, नेक्स्ट है अपने रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है लैक ऑफ जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन और ट्रेनिंग। देखो यहाँ पर इंडिया में टाइम के साथ लिटरेसी रेट में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन मतलब एजुकेशन होने के बाद, एजुकेशन का लेवल बढ़ने के बाद में भी अनएम्प्लॉयमेंट घटा नहीं। और उसका कारण है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, मतलब एजुकेशन तो मिल रहा है लेकिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही। और जो एजुकेटेड लोग हैं उनके पास कोई स्किल्स नहीं, तो स्किल्स नहीं है तो वो कुछ काम नहीं कर पाते। और जो है इंडिया में कई स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स भी नहीं है जहाँ पे लोगों के स्किल को इम्प्रूव किया जाए या उनमें स्किल्स डेवलप की जाए। तो इन तीनों की वजह से जो है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ और लेबर फोर्स, मतलब टाइम के साथ में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी लेबर फोर्स भी बढ़ेगा। बोले तो वर्किंग एज ग्रुप में जो लोग हैं जो फिर एलिजिबल भी है और वर्क भी करना चाहते हैं उनके नंबर बढ़ेंगे। तो आप अगर कोई एम्प्लॉयमेंट की स्कीम भी निकालेंगे तो वो इतने लोगों में कैसे बांटेंगे? जैसे मान लो कि आप हर साल 10,000 पोस्ट निकालते हैं और वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वहाँ पे पॉपुलेशन मान लो 10 लाख हो चुकी है। तो अब 10 लाख हो चुकी है तो ये 10,000 पोस्ट तो सफिशेंट है नहीं। तो अपन पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो भी एक बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट है इनअप्रोप्रिएट टेक्निक। देखो इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो बहुत सारे लोग थे तो अपन को उन लोगों से ही काम करवाना चाहिए था। लेकिन इंडिया ने क्या किया, बाहर के कंट्रीज को देखकर उन्होंने क्या किया, ऐसी टेक्निक को यूज किया जो मशीनरी बेस्ड थी, जहाँ पे लेबर कम चाहिए था। अब ऐसी चीज़ों से उन लोगों को तो फायदा होता है जहाँ पर लेबर कम ही चाहिए क्योंकि वहाँ पे लोग ही कम है, तो उनको तो मशीनरी से फायदा हुआ। लेकिन अपने यहाँ पे तो बहुत सारे लोग थे काम करने वाले और सडनली आपने एक मशीन लगाकर उन सबको क्या कर दिया, अनएम्प्लॉय कर दिया। तो इंडिया में ऐसी टेक्निक नहीं यूज करनी चाहिए थी, अपन को ऐसी चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए थी जो मतलब लेबर की रिक्वायरमेंट को घटा दे। इससे लोग क्या होंगे, मतलब बेरोजगार होंगे। तीसरा और नहीं सॉरी चौथा कारण है बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर। देखो इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे, मतलब वो खेती बाड़ी से अपना क्या करते हैं, अर्निंग। लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, मतलब जितना होना चाहिए, मतलब वो पूरा साल उसको दे रहे हैं लेकिन उससे इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इतनी अर्निंग नहीं हो रही। तो अर्निंग नहीं हो रही तो उनको खुद को पैसा नहीं मिल रहा, वो खुद पुअर रहेंगे और वो अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी क्या नहीं कर पाएंगे, वो सारे प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, तो वो भी क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे या पुअर रहेंगे। और फिर पुअर रहेंगे तो पुअर्टी जो है और अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करेगी, प्रमोट करेगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब देखो ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ लेकिन ज़्यादातर वो डेवलपमेंट सर्विस सेक्टर की वजह से हुआ और सर्विस सेक्टर में इतना रोजगार नहीं होता। अगर यही डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता जो अपने साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ क्या लाता है, एम्प्लॉयमेंट भी लाता, तो पुअर्टी भी नहीं रहती और एम्प्लॉयमेंट भी क्या होता, बढ़ता। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है एम्प्लॉयमेंट की वो डेवलप नहीं हुई। तो ये जो है ये भी कुछ काम का नहीं। नेक्स्ट है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और सिस्टमेटिक प्लानिंग। ये अपन बार बार कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी स्कीम तो निकालती है लेकिन वो स्कीम टारगेटेड जो पर्सन है उनके पास में नहीं पहुंच पाती, और उनके पास में नहीं पहुंच पाएंगी तो उन लोगों को बेनिफिट नहीं होगा और वो क्या रहेंगे, या तो पुअर है तो पुअर रहेंगे, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे। नेक्स्ट है रेमेडीज और मेजर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इनको दूर करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए या खत्म करने के लिए क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। तो पहले अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट अभी कर क्या रही है। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर्टी जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जहाँ पुअर्टी है अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पुअर्टी है।
तो या तो ये दोनों रहेगी या ये दोनों नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम रन करवाई है और उसे ऐसी स्कीम पे काम भी करना होगा जो ये दोनों काम करे, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे जिससे पुअर्टी चली जाएगी और पुअर्टी धीरे धीरे कम होने लगेगी तो और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने मनरेगा करके स्टार्ट किया जिसमें अनएम्प्लॉयड लोगों को क्या मिलने लगे, रोजगार मिलने लगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ और पुअर्टी भी कम हुई। लेकिन रूरल जगहों पर ये ऐसा हुआ, लेकिन कुछ एक्सटेंड तक हुआ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट ने मतलब चलाए हैं, इनको और ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है वो अपन आगे के स्टेप में देखते हैं। तो देखो, पहला जो है वो है कि गवर्नमेंट को जो जितनी भी प्लानिंग वगैरह करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वगैरह चलाते हैं, पहले तो ऐसी स्कीम बनानी चाहिए और दूसरी ऐसी स्कीम बनाने के बाद मिनिमम लीकेज होना चाहिए। बोले तो वो स्कीम या वो जो भी बेनिफिट्स है वो उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको सच में ज़रूरत है, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, पुअर्टी कम हो। नेक्स्ट है एजुकेशन जो है बढ़ाने के साथ साथ एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड भी बनाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट और स्किल ट्रेनिंग सेंटर जो है वो डेवलप करने चाहिए जिससे लोगों को और रोजगार मिलेगा। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना चाहिए। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इसके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और एम्प्लॉयमेंट के चांसेज और अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। एफिशिएंट प्लानिंग करनी पड़ेगी और पुअर्टी को कम करो, क्योंकि पुअर्टी कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ही कम हो जाएगा। और पुअर्टी कम करने के अपन ने बहुत सारे तरीके देखे, उसमें से 3 अपन यहाँ लिख देते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन सर्विस पे वर्क करना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, जो सोशल इविल है उनको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस पे अच्छे से हार्डवर्क कीजिए और खूब मेहनत कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।